नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हिंदी अनुवाद और अभ्यास के प्रश्न। पाठ के नाम से ही पता चलता है कि पाठ में क्या है। हास्य बाल कवि सम्मेलन, यानी कि हास्य कविताओं के बाल कवियों का सम्मेलन। आइए शुरू करते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और इसी चित्र के आधार पर हम पहली पंक्ति का अर्थ लगाएंगे। विविध वेशभूषाधारिणः, विभिन्न वेशभूषा वाले। चत्वारः बालकवयः, चार बालकवि। मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर मचा रहे हैं। संचालकः, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है, हर्ष का अवसर है। यत्, कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः कालयापकाश्च, काव्यहंता यानी काव्य को नष्ट करने वाले, और कालयापकाश्च, कालयापक समय बर्बाद करने वाले। भारतस्य, भारत के। हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति, हास्य कवि धुरंधर यानी कि श्रेष्ठ हास्य कवि समागताः सन्ति, आए हुए हैं। ये क्योंकि हास्य कवि सम्मेलन है, इसलिए इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिन्हें सुनकर सामने वाले को हंसी आए। इसीलिए काव्य का नाश करने वाले, समय खराब करने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, आओ तालियों से हम सब इनका स्वागत करें। इसके बाद पहला कवि आता है गजाधरः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी निरस जनों को नमस्कार। यहाँ निरस जन हंसी लाने के लिए कहा गया है। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्यों को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, हे वैद्यराज, यमराज के भाई आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राण ले जाता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य तो प्राणों के साथ साथ धन को भी ले जाता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी लोग जोर से हंसते हैं। अब दूसरा कवि आता है कालांतकः। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे वैद्य तो सब जगह हैं। परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, लेकिन वो जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य अब आप लोग सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर। वैद्यो विस्मयागतः, वैद्य ने आश्चर्य किया। नाहं गतो न मे भ्राता, न मैं गया न मेरा भाई। कस्येदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है। कहने का भाव ये है कि इससे पहले वाले पाठ में उन्होंने वैद्य को यमराज का भाई कहा। अब जलती चिता देखकर
वैद्य हैरानी में पड़ जाता है ये सोचकर कि यहाँ ना तो मैं गया न मेरा भाई यमराज गया, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है कि ये चिता जल रही है, यानी कोई मर कैसे गया। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर हंसते हैं। इसके बाद तीसरा कवि आता है तुंदिलह। तुंदिल शब्द का अर्थ जो अधिक मोटा हो, जिसकी तोंद निकली हो, उसे तुंदिल कहते हैं। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलोहम भो, मैं तुंदिल हूं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धारयताम च, और अपने जीवन में धारण करो, अपनाओ। क्या है? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। अरे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, संसार में दूसरे का अन्न प्राप्त होना दुर्लभ है, लेकिन शरीर बार बार मिलता रहता है। कहने का भाव ये है कि जब भी दूसरे की वस्तु खाने का अवसर मिले तो ये नहीं सोचना कि इससे मैं मोटा हो जाऊंगा, मुझे नुकसान होगा। जब भी अवसर मिले दूसरे का अन्न खाने का, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे का अन्न खाने का अवसर बहुत कम मिलता है, दुर्लभ है। जबकि संसार में शरीर तो बार बार मिलता रहता है, मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता रहता है, लेकिन हर बार खाने का अवसर मिले ऐसा निश्चित नहीं है। इसलिए जब भी अवसर मिले, अरे दुर्बुद्धि, शरीर के बारे में मत सोचो, उस अवसर का लाभ उठाओ। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी पुनः जोर से हंसते हैं। अट्टहास करना, बहुत जोर से हंसना। राक्षसों जैसी हंसी को अट्टहास कहते हैं। अगला कवि चार्वाकः। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो हमेशा ठीक ही है, उचित है। यदि धनम ना अस्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तो ऋण लेकर भी, उधार लेकर भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, और चार्वाक कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर भी घी पियो। अब श्रोतागण कहते हैं, श्रोतारः तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कर्ज को चुकाया कैसे जाए? चार्वाकः श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज वापस कर देना चाहिए। ये चार्वाक की कविता। अब काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य के पाठ को सुनने से उत्प्रेरितः एकः बालकः, एक बालक प्रेरित होकर आशु कविताम रचयति, तुरंत कविता बनाता है। हास पूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनो सुनो। अरे ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधर कवि को, खाने के लोभी तुंदिल को, प्राण लेने वाले कालांतक और वैद्य चार्वाक को मेरा नमस्कार, मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, कविता सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर जाते हैं।
तो ये था हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ का हिंदी अनुवाद। अब पाठ का अभ्यास देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुता। मैं साथ ही साथ आपको शब्दों का अर्थ भी बताऊंगा, आपने इसका ध्यान रखना है। उपरि यानी ऊपर, अधः नीचे, उच्चैः जोर से, नीचैः धीमी आवाज में, बहि बाहर, अलम बस करना, बस करो या रुक जाओ, इस अर्थ में। कदापि कभी भी, अंतः अंदर, पुनः फिर से, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। इन शब्दों का अर्थ आपने याद रखना है, तभी आप इनका प्रयोग कर पाएंगे। पहला प्रश्न हमने कर लिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब अव्यय पद किसे कहते हैं? अव्यय पद वे होते हैं जो तीनों लिंगों में, तीनों काल में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में एक जैसा रहता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। एक बार मंजूषा में दिए हुए अव्ययों का अर्थ देखेंगे, उसके बाद रिक्त स्थान पूरे करेंगे। अलम, अलम यानी रुको, अंतः अंदर, बहि बाहर, अधः नीचे, उपरि ऊपर। अब वाक्य देखेंगे। वृक्षस्य डैश खगाह वसंती। पेड़ के डैश पक्षी रहते हैं, क्या आएगा? ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी खगाह वसंती। दूसरा, डैश विवादेन, विवाद से, झगड़े से क्या करो? अलम बस करो। तीसरा, वर्षा काले गृहात मा गच्छ। वर्षा काल में घर से मत जाओ, कहाँ? वही। चौथा, मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के डैश पर श्रोतागण बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? अधः नीचे। और पांचवा, विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति। विद्यालय में प्रवेश करते हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः। छात्र विद्यालय के अंदर प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं। इस तरह से आपने इनका उपयोग करना है। अगला प्रश्न, अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद को चुनना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहला देखेंगे, गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। अब यहाँ पर अशुद्ध पद कौन सा है? सबसे पहले वाला, गमन्ति, क्योंकि गम धातु से गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति रूप बनता है, तो गमन्ति रूप यहाँ अशुद्ध है। दूसरा देखेंगे, रामेण, गृहेण, सर्पेण और गजेण। अब यहाँ पर कौन सा शुद्ध है? सबसे आखिरी वाला, गजेण, क्योंकि इसमें ण की जगह नाग वाला न आना था। क्यों आना था? व्याकरण में नियम है, यदि न से पहले र हो तो उस न को हम ण कर देते हैं। जैसे रामेण में र है, तो यहाँ पर अंत में ण किया है। गृहेण, गृहेण में भी री होने के कारण ण हुआ है। सर्पेण, सर्प शब्द में भी र है, इसलिए ण किया है। लेकिन गजेण शब्द में र नहीं है, तो यहाँ पर बालकेन की तरह गजेन होना चाहिए था, इसलिए ये अशुद्ध है। तीसरा वाक्य, लतया, मातया, रमया, निशया।
यहाँ पर बालिका शब्द से ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है, तो बालिका से क्या बनेगा? बालिकया। लता से लतया। रमा से रमया। निशा से निशया। लेकिन यहाँ पर मातया शब्द अशुद्ध है, क्योंकि माता शब्द नहीं होता, मूल शब्द होता है मातृ। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, ऐसा हमने सुना है। तो मातृ शब्द से मातया नहीं बनता, ये अशुद्ध रूप है। चौथा वाक्य देखेंगे, लते, रमे, माते, प्रिय। यहाँ पर भी माता शब्द की तरह ही माते रूप गलत बना हुआ है। लता से लते रूप ठीक है, रमा से रमे रूप ठीक है, प्रिया से प्रिय रूप भी ठीक है, लेकिन मातृ शब्द से माते नहीं बनता। अंतिम पांचवा देखेंगे, लिखति, गर्जति, फलति, सेवती। अब यहाँ तो सभी एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेवती ये रूप अशुद्ध बना हुआ है, क्योंकि धातु रूप दो तरह से होते हैं। एक में लिखती रूप बनता है, गर्जती रूप बनता है, फलती रूप बनता है, और एक तरह के रूप में सेवते रूप बनता है। ई की जगह ए की मात्रा आती है। उनका भेद क्या है वो हम आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सेवती रूप गलत है, यहाँ सेवते ऐसा होना चाहिए था। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न में अशुद्ध पदों को चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। अब आपने शब्दों का अर्थ देखना है और उसके अनुसार इन्हें लगाना है। दूसरा, संस्कृत में समानार्थक, विपरीत या विलोमार्थक शब्दों को ढूंढना बड़ा आसान है। शब्दों में वही विभक्ति होती है, वही वचन होता है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के भेद से शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। अब पहला क्या है? प्राप्य। प्राप्य का प्राप्त करके, तो क्या बनेगा? लब्धवा। कुशलाः, कुशल का मतलब निपुण, क्या शब्द आएगा? दक्षाः, ये बहुवचन का है। हर्षस्य, खुशी का, षष्ठी विभक्ति है तो क्या बनेगा? प्रसन्नतायाः। देहस्य, षष्ठी विभक्ति है, शरीरस्य। और अंतिम वैद्यम, चिकित्सकम। तो इस तरह से हमने शब्दों को, पदों को मिलाया है। यदि अर्थ भी नहीं पता तब भी उनकी विभक्ति के आधार पर इस तरह के प्रश्नों को किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बालक और बालिका के शब्द रूप की अच्छे से अभ्यास करना है, आवृत्ति करनी है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। कितने बाल कवि मंच पर बैठे हैं? चत्वारः। मंचे चत्वारः बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। दूसरा, के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं? श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति। तीसरा, गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति। किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है? गजाधर किसके ऊपर सबसे पहले आकर अपनी कविता सुनाता है? आधुनिक वैद्यों पर। आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति। चौथा, तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ घुमाता है? अपनी तोंद के ऊपर। तो कैसे लिखेंगे? तुंदिलः,
तुंदस्य उपरि, तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयति, हाथ घुमाता है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, इस लोक में, संसार में बार बार क्या मिलता है, क्या मिलता है? ये चार्वाक ने बताया था? नहीं, कालांतक ने बताया था। कालांतक ने बताया था शरीराणि पुनः पुनः, शरीर बार बार मिलता है। किम कृत्वा घृतम पिबेत, अब ये चार्वाक की कविता में आया है, क्या करके भी घी पीना चाहिए? ऋणम कृत्वा पी, मतलब उधार लेकर घी पियो। अगर धन नहीं है तो उधार लेकर घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चलिए, ये प्रश्न भी हमारा हो गया। अगला प्रश्न हमारा, एक कथा है जिसके लिए कुछ सहायक शब्द ऊपर दिए हैं, उसमें से शब्दों का प्रयोग करके, पदों का प्रयोग करके कथा को हमने पूरा करना है। एक बार इन पदों का अर्थ देखेंगे। नासिकायामेव, नाक पर ही, बारम बारम, बार बार, खड्गेन, तलवार से, दूरम, दूर, मित्रता, दोस्ती, मक्षिका, मक्खी, व्यजनेन, पंखे से, उपाविशत, बैठा या बैठी, छिन्ना, छिन्ना, कट गई, सुप्तः, सोया हुआ, प्रियः, प्यारा। सभी शब्दों का, पदों का अर्थ हमने देख लिया। अब हम कथा में इनका प्रयोग करेंगे। पुरा एकस्य नृपस्य, पहले एक राजा का, एक डैश वानरः आसीत, एक डैश वानर था, प्रियः वानरः आसीत। एकदा नृपः डैश आसीत, एक बार राजा क्या था? सुप्तः आसीत, सोया था। वानरः डैश तम अभिजयत, वानर उसे हवा कर रहा था। किससे कर रहा था? व्यजनेन तम अभिजयत, पंखे से हवा कर रहा था। तदैव, उसी समय, एका, एक, नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर, क्या आएगा? उसी समय एक, मक्षिका, मक्खी, नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर क्या हुआ? उपाविशत, बैठ गई। यद्यपि वानरः, जबकि वानर, व्यजनेन ताम निवारयति स्म, पंखे से उसे हटा रहा था। कैसे? बारम बारम, यद्यपि वानर बार बार पंखे से उसे हटा रहा था, तथापि, तो भी, सा पुनः पुनः नृपस्य उपाविशति स्म, फिर भी वह बार बार राजा की डैश बैठती थी। कहाँ? नासिकायामेव, नाक पर ही बैठती थी। अंते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में वह मक्खी को मारने के लिए डैश प्रहारम अकरोत, प्रहार करता है। किससे? खड्गेन, तलवार से। मक्षिका तो उड्डीय, मक्षिका तो उड़कर, डैश गता, डैश गई, कहाँ गई? दूरम गता, दूर गई। किंतु, लेकिन, खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से, नृपस्य नासिका अभवत, राजा की नाक डैश हो गई, क्या हो गई? छिन्ना, कट गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, मूर्ख जनई सह, मूर्ख लोगों के साथ, नोचिता, उचित नहीं है, क्या? मित्रता। मूर्ख जनई सह मित्रता, नोचिता, उचित नहीं है। तो इस तरह हमने छठा प्रश्न भी कर लिया। अब सातवां प्रश्न देखेंगे। विलोम पदानि लिखत,
और मैंने इससे पहले प्रश्न में बताया था कि इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए लगभग मिलता जुलता शब्द हमने देखना है। तो सबसे पहले अधः, अधः का क्या बनेगा ये हमने पढ़ा था, ऊपरी, ऊपर। अंतः, बहि, दुर्बुद्धेः, सुबुद्धे, उच्चैः, नीचैः, दुर्लभम, सुलभम। तो इस तरह से हमने इन पदों के विलोम पद मिलाए हैं। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास भी समाप्त होता है। आपने इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करना है और पाठ का अनुवाद भी अच्छे से पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।